नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरों का रोलर कोस्टर। सबसे पहले वो खबरें जो आज खास तौर पर बिग एंड बोल्ड रही हैं। बिग एंड बोल्ड में आज सबसे पहले बात करेंगे योगी राज में अतीक गैंग पर सबसे बड़ी चोट की। आज आपको बताएंगे अतीक के 345 करोड़ के साम्राज्य पर कब योगी का बुलडोजर। बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की भी होगी। आज हमारे पास है यूसीसी के ड्राफ्ट की पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल जो आज आपको बताने जा रहे हैं। आज सुलझ रहे फ्रांस के अंदर की बात भी आपको बताएंगे। साथ में बताएंगे कि दंगों के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति क्यों ट्रोल हो रहे हैं। आज आपकी बात होगी आपकी सेहत की भी। कोल्ड ड्रिंक्स पीने वालों को यह खबर देखनी जरूरी है क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स में सवार होकर के कैंसर आपके शरीर में घुस रहा है। लेकिन सबसे पहले बिग एंड बोल्ड में अहम खबर यह कि माफिया अतीक की दोनों भांजों की तलाश तेज कर दी गई। यूपी पुलिस और उंजिला बानो और मंतशा की फोटो यूपी पुलिस के हाथ लगी। पुलिस को इनपुट मिले कि अतीक की दोनों भांजियां दिल्ली एनसीआर में छिपी हैं। उंजिला बानो और मंतशा माफिया अतीक की बहन आयशा नूरी की बेटियां हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड के बाद असद की प्रयागराज से निकलने में मदद की और फरार आरोपी गुड्डू मुस्लिम की मेरठ में छिपने में मदद की थी। तो यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। प्रदेश में माफिया राज का फन कैसे कुचला जा रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। प्रयागराज के लूकरगंज में आज पीएम आवास योजना के तहत बने 76 फ्लैट्स का उद्घाटन हुआ और यूपी के सीएम योगी ने इन फ्लैट्स की चाबियां लाभार्थियों को सौंपी। ये फ्लैट्स उस जमीन पर बने हैं जहां कभी माफिया डॉन अतीक अहमद का कब्जा था, जिसे प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अपने कब्जे में लिया और इस पर फ्लैट्स का निर्माण कराया। 2 कमरों के इन फ्लैट्स के लाभार्थियों का चयन लकी ड्रॉ के जरिए किया गया है, जिसमें 7 मुस्लिम परिवार भी शामिल हैं। एक तरफ लूकरगंज की तरह माफिया अतीक की कई अवैध संपत्तियों पर गरीबों के लिए मकान बनाने का काम चल रहा है, तो दूसरी तरफ अतीक के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई का दौर भी जारी है। अतीक की अवैध संपत्ति अटैच करने की तैयारी शुरू हो गई है। गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 और 17 के तहत कार्रवाई की जा रही है। 3 अरब 45 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क की जाएगी। माफिया अतीक के परिवार से संपत्तियां खरीदने का सोर्स पूछा गया था, लेकिन तय समय सीमा के अंदर अतीक के परिवार ने कोई जानकारी नहीं दी, जिसके बाद प्रशासन कुर्क संपत्तियों को जब्त करने की तैयारी में जुट गया है। अतीक की जब्त होने वाली संपत्तियां करैली, चकिया, कसारी, मसारी, झूंसी, पूरा मुफ्ती, झलवा, कौशाम्बी और लखनऊ में हैं। जब्ती की कार्रवाई के बाद ये संपत्तियां सरकार के नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो जाएंगी। तो बिग एंड बोल्ड में माफिया अतीक अहमद के IS 227 गैंग से जुड़ी अहम खबर। IS 227 गैंग के पुराने और नए मेंबर्स की पहचान कर ली गई। आपको बता दें कि गैंग में पहले 221 मेंबर थे, अब सिर्फ बाद में 58 मेंबर्स को जोड़ा गया। तो वहीं अब यूपी पुलिस अब अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को गैंग का लीडर घोषित कर सकती है। इसी के साथ अतीक के गुर्गों पर निगरानी रखी जा रही है और उनकी हाजिरी कराई जा रही है। यूपी पुलिस धीरे धीरे IS 227 गैंग को नेस्तो नाबूद करने का प्लान तैयार कर चुकी है। तो बिग एंड बोल्ड में अगली अहम खबर है। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद वर्चस्व की जंग शुरू हो गई। अतीक अहमद के गुर्गे शेरा खान का ऑडियो सामने आया, जिसमें वो जीशान गद्दी नाम के युवक को धमका रहा है। जीशान गद्दी पर कई मुकदमे दर्ज हैं। शेरा खान का मुंबई अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन सामने आया। प्रयागराज पुलिस आड़ियों की तलाश कर रही है और धमकी देने वाले शेरा और जीशान गद्दी की क्रिमिनल हिस्ट्री को खंगाल रही है। तो शेरा खान का मुंबई के अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है, ये बात अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। और अतीक की हत्या के बाद वर्चस्व की जो जंग है उसमें कैसे अतीक के गुर्गे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सामने आ रहा है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो में सफर किया। आखिर पीएम मोदी को मेट्रो क्यों पकड़ने पड़ी और लोगों का रिएक्शन क्या था, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। दिल्ली मेट्रो में सफर कर रहे लोग उस वक्त हैरान रह गए जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपने करीब देखा। पीएम मोदी आम लोगों की तरह ही मेट्रो में सवार हुए। उन्होंने लोक कल्याण मार्ग से दिल्ली विश्वविद्यालय तक का सफर किया। इस दौरान सफर कर रहे लोगों से बात भी की। पीएम मोदी मेट्रो से दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में हिस्सा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने DU के इतिहास पर चर्चा की। इसी बीच उन्होंने कॉलेज आने जाने के दौरान छात्रों के बीच होने वाली बातचीत का भी जिक्र किया, जिसे सुनकर लोगों ने ठहाके भी लगाए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि DU की 100 साल की यात्रा में कई पड़ाव आए। DU सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, एक मूवमेंट है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का काफी विकास हुआ है और अब इसमें 86 विभाग, 90 कॉलेज, 6 लाख से अधिक छात्र हैं जो राष्ट्र निर्माण में बेजोड़ योगदान दे रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, शिक्षा सिर्फ सिखाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ये सीखने की भी प्रक्रिया है। आज कुछ नया करना चाहता है, अपनी लकीर खुद खींचना चाहता है। इस दौरान पीएम मोदी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कंप्यूटर सेंटर और प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के भवन और विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में बनने वाले एकेडमिक ब्लॉक की आधारशिला भी रखी। पूरे देश में इन दिनों यूनिफॉर्म सिविल कोड की चर्चा हो रही है। उत्तराखंड में यूसीसी पर ड्राफ्ट का काम पूरा हो चुका है।
यूसीसी का ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी जल्दी ही सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। सूत्रों के मुताबिक खबर यह भी कि इस ड्राफ्ट रिपोर्ट में कहा गया कि शादी के लिए अब लड़कियों की उम्र की सीमा बढ़ा दी जाएगी। शादी का हर हाल में रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। बिना रजिस्ट्रेशन सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। ग्राम स्तर पर शादी के रजिस्ट्रेशन की सुविधा की जाएगी। तलाक के लिए पति पत्नी दोनों को समान अधिकार मिलेंगे। बहु विवाह, हलाला और इद्दत पर रोक लगेगी। उत्तराधिकार में लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सा मिलेगा। लिव इन रिलेशनशिप का डिक्लेरेशन जरूरी होगा। माता पिता को सूचना दी जाएगी और अगर बच्चा अनाथ होगा तो आसान होगी गार्जियनशिप की प्रक्रिया। और पति पत्नी में झगड़ा होता है तो ग्रैंड पेरेंट्स को बच्चों की कस्टडी दी जाएगी। जनसंख्या नियंत्रण की बात भी इसमें होगी। बच्चों की संख्या भी तय की जा सकती है। सभी लोगों को गोद लेने का अधिकार भी मिलेगा। ये अभी तक जानकारी है यूसीसी के इस फाइनल ड्राफ्ट को लेकर के, जो कि उत्तराखंड में तैयार किया गया। अब आपको दिखाते हैं आज की 5 और अहम खबरें 1 मिनट में, बिग एंड बोल्ड क्विक के जरिए। गैंगस्टर मामले में यूपी की बाराबंकी की अदालत में मुख्तार अंसारी पर आरोप तय होने के बाद अब ट्रायल शुरू हो चुका है, जबकि एम्बुलेंस केस में 14 जुलाई को ट्रायल की सुनवाई होनी है। दोनों ही मामलों में 22 जून को मुख्तार और उसके 12 गुर्गों पर आरोप तय हुए थे। दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतल साथ ले जाने की मंजूरी मिल गई है। सीआईएसएफ और मेट्रो अधिकारियों की कमेटी ने फैसला लिया है। इसके बाद यात्री सिर्फ सील बंद शराब की बोतल ले सकेंगे। अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सील बंद बोतल साथ ले जाने की अनुमति थी। अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर लागू होगा। कर्नाटक के चित्रदुर्ग में एक पुजारी की मौत के 1 हफ्ते बाद उसके घर से 30 लाख रुपए बरामद हुए। ये खुलासा तब हुआ जब श्रद्धालुओं ने पुजारी के घर की तलाशी ली। श्रद्धालुओं ने तय किया कि इस पैसे से एक ट्रस्ट बनाया जाएगा। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में प्राइवेट लैब के रिएक्टर में जबरदस्त ब्लास्ट के बाद आग लग गई। धमाके की आवाज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। ब्लास्ट के चलते 2 लोग झुलस गए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है। गुजरात के नवसारी में बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। शहर की सड़कें पानी में डूब चुकी हैं। जल भराव में कई गाड़ियां भी जलमग्न हो गई। कई जगह सैलाब में फंसे लोगों को बचाया गया है। और बिग एंड बोल्ड पॉलिटिक्स की शुरुआत राजस्थान की खबर से। उदयपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कन्हैया लाल की हत्या का मुद्दा उठाया और गहलोत सरकार पर निशाना साधा और कहा कि कन्हैया लाल को सुरक्षा नहीं दी गई। आप तो आरोपियों को पकड़ना भी नहीं चाहते थे, एनआईए ने पकड़ा। इसके जवाब में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर लिखा कि श्री अमित शाह द्वारा उदयपुर में झूठ बोला गया कि श्री कन्हैया लाल के हत्यारों रियाज अत्तारी और गौस मोहम्मद को एनआईए ने पकड़ा, जबकि सत्य ये कि इन्हें घटना के महज 4 घंटों के बाद राजस्थान पुलिस ने ही पकड़ा था। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज बिग एंड बोल्ड स्पेशल में शाम 7:28 पर दिखाएंगे आपको जमीन माफिया की घर गरीब का कैसे हुआ और फैसला योगी सरकार ने कैसे किया। लेकिन उससे पहले अगली अहम खबर उत्तर प्रदेश से ही। विपक्षी महागठबंधन के जवाब में 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की बड़ी बैठक होने जा रही है। उस दिन बीजेपी की सहयोगी दल अपना दल एस के संस्थापक सोनेवाल पटेल की जयंती है और इस मौके पर बीजेपी के सभी सहयोगी दल एक मंच पर होंगे। कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। उनके अलावा सहयोगी दलों में निषाद पार्टी के संजय निषाद, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, महाराष्ट्र की आरपीआई के रामदास आठवले मौजूद होंगे। अपने सहयोगी दलों को एक मंच पर लाकर बीजेपी बड़ा संदेश देना चाहती है। और अगली अहम खबर मणिपुर से। इंफाल में सीएम बीरेंद्र सिंह ने राज्यपाल से मुलाकात की। ट्वीट कर लिखा कि ऐसे हालात में मैं सीएम पद से इस्तीफा नहीं दूंगा। राजभवन के बाहर समर्थकों ने नारेबाजी भी की। तो मणिपुर के हिंसा प्रभावित लोगों से राहुल गांधी ने मुलाकात की। कहा कि मैं राजनीति करने नहीं, शांति की अपील करने आया हूं। शांति के लिए सब कुछ करने को तैयार। तो वहीं असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि मणिपुर के हालात को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार हालात को काबू में करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वहां किसी सियासी नेता के जाने की जरूरत नहीं, वो इस मामले का कोई हल नहीं निकालेंगे। वहीं राजस्थान कांग्रेस में खेमेबाजी तेज हो गई है। आज सचिन पायलट जब दिल्ली से जयपुर पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सचिन पायलट ने अपने खेमे के कई विधायकों से अकेले मुलाकात की। राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले सचिन पायलट की भूमिका तय होनी है। ऐसे में पायलट ने कार्यकर्ताओं को सक्रिय होने के संकेत दे दिए। सूत्रों के मुताबिक पायलट ने दिल्ली दरबार में 3 मांगे भी रखी हैं। मांगों पर विचार होता है, नहीं होता है, स्वीकृत होती नहीं होती है, इसी के ऊपर सचिन पायलट की अगली बिसात तय होगी।
वहीं गृहमंत्री अमित शाह के साथ देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे ने मुलाकात की, जिसके बाद केंद्र में शिंदे शिवसेना को मंत्री पद मिलने की संभावना जताई जा रही है। तो वहीं महाराष्ट्र में 2019 के राजनीतिक संकट का जिन्न 4 साल बाद फिर निकल के बाहर आया। महाराष्ट्र में शिंदे फडणवीस सरकार का 1 साल पूरा हुआ, लेकिन डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के हालिया बयान के बाद 2019 के राजनीतिक संकट का मामला फिर से सुर्खियों में है, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई। शरद पवार ने डबल गेम खेलने के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि 2019 में सत्ता संघर्ष के दौरान उनकी ओर से फेंकी हुई गुगली पर देवेंद्र फडणवीस का विकेट गया था। एनसीपी सुप्रीमो के इस बयान पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मुझे खुशी है, कम से कम मैं शरद पवार से सच तो सामने ला सका। मैंने गुगली फेंकी थी, जिसके बाद उन्होंने ये बात कही, लेकिन ये आधा सच है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो पूरा सच बोले। पूरे मामले में उद्धव गुट का बयान भी सामने आया। उद्धव के करीबी संजय राउत ने 2019 के सियासी संकट पर खुलासा करते हुए कहा, पवार साहब ने हमको बताया था बीजेपी के लोग एनसीपी से बात कर रहे हैं, लेकिन जो बात हो रही है वो आगे नहीं जाएंगे। दरअसल कुछ दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया था कि 2019 में अजीत पवार के साथ मिलकर सरकार बनाने के फैसले में शरद पवार भी शामिल थे, लेकिन सरकार बनने से 3-4 दिन पहले वो हमसे अलग हो गए। उन्होंने हमारे साथ डबल गेम खेला। तो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग पर केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अरविंद केजरीवाल सरकार ने याचिका दायर कर कहा कि अध्यादेश असंवैधानिक है, अदालत तुरंत इस अध्यादेश पर रोक लगाए। वहीं फ्रांस में गृह युद्ध के बीच प्रेसिडेंट मैक्रों ने ऐसा क्या किया कि कोहराम मच गया, दिखाएंगे आपको बिग एंड बोल्ड इंटरनेशनल में। लेकिन पहले आज की सियासत की 5 और अहम खबरें 1 मिनट में बिग एंड बोल्ड क्विक के जरिए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं। खरगोन में आज नड्डा ने रोड शो निकाला। रोड शो सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहे से होते हुए नवग्रह मैदान पहुंचा। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद थे। रोड शो के बाद नवग्रह मैदान में विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज अपने विधायकों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री निवास 1 अणे मार्ग पर विधायकों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक बैठक में यूसीसी को लेकर पार्टी के स्टैंड पर मंथन हुआ। हालांकि विधायक इस पर बोलने से बचते नजर आए। दिल्ली में सर्विसेज को लेकर केंद्र से लाए गए अध्यादेश की प्रति को अरविंद केजरीवाल 3 जुलाई को लाएंगे, जबकि 5 जुलाई को दिल्ली की सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में प्रतियां चलाई जाएंगी। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार इस अध्यादेश के जरिए गैर कानूनी तरीके से दिल्ली की सत्ता पर उपराज्यपाल को काबिज करना चाहती है। तमिलनाडु के गवर्नर आर.एन. रवि ने सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से हटाने के फैसले को वापस ले लिया है। यानी बालाजी मंत्री पद पर बने रहेंगे। घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी के बाद राज्यपाल ने बालाजी को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर दिया था। और बिग एंड बोल्ड ट्रेंडिंग की शुरुआत मौसम की खबरों से। उत्तर भारत समेत देश के कई हिस्से भारी बारिश बाट झेल रहे हैं। उत्तराखंड और हिमाचल में बारिश की वजह से ही कई रास्ते बंद हो चुके हैं, जबकि मैदानी इलाकों में आसमानी आफत ने कहर मचा रखा है। उत्तराखंड के हरिद्वार में भारी बारिश की सड़कों और तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। गंगा नदी उफान पर है और नदी के किनारे वाले इलाके में बाढ़ का खतरा बढ़ चुका है। इसके अलावा बिहार के कई जिले भी बारिश से बेहाल हैं। बिहार की राजधानी पटना में कई सड़कें पानी में डूबी, तो सासाराम में बारिश की वजह से कई ट्रक फंस गए। बिहार के अलावा गुजरात के जूनागढ़ में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए और वहां कई लोगों के घरों में पानी घुस आया। और आपको जरा जल्दी से बता देता हूं कि कल आपके शहर का मौसम कैसे रहने वाला है। जरा देखिए, दिल्ली में 32 डिग्री सेंटीग्रेड, लखनऊ में 31, पटना में 36, इसके अलावा भोपाल में 29 डिग्री सेंटीग्रेड कल का जो तापमान है वो ऐसा था। उसके अलावा जयपुर में 35, कोलकाता में 35, मुंबई में 30, अहमदाबाद में 27 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर रह सकता है कल के दिन। अगले 24 घंटे बाद वेदर फोरकास्ट आपको आज ही बता दे कि आपके शहर में कल का मौसम कैसा रहने वाला है। अगली अहम खबर बाबा अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं के पहले जत्थे को जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू के भगवती नगर शिविर से 3400 श्रद्धालुओं का पहला जत्था बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए रवाना किया गया। इस मौके पर सभी लोगों ने बाबा बर्फानी के जयकारे लगाए। इस कार्यक्रम के साथ ही अमरनाथ यात्रा की आधिकारिक शुरुआत हो गई। श्रद्धालुओं का पहला जत्था उधमपुर होते हुए पहलगाम और बालटाल पहुंचेगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए प्रशासन की तरफ से कड़े इंतजाम किए गए। और अब खबर उन्नाव से, जहां बच्चों के खेल ने पापा की पोल खोल दी। दरोगा जी पर कैसे टूटा मुसीबतों का पहाड़, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। बिस्तर पर 1-2 नहीं बल्कि 5-5 100 के नोटों के 27 बंडल पड़े हैं और इन 13.5 लाख रुपयों के
बच्चे रील बना रहे हैं। लाखों के कैश के साथ छोटे बच्चों का यही खिलवाड़ उनके पापा के लिए मुसीबत का सबब बन गया। लाखों के कैश की तस्वीरें यूपी के उन्नाव के एक थानेदार रमेश साहनी के घर की हैं। दारोगा साहब उन्नाव के बेहटा मुजवार थाने के प्रभारी हैं। ऐसे में जब लाखों के कैश के साथ उनके बच्चों की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सवाल खड़े हो गए। उन्नाव के एसपी ने मामले में संज्ञान लिया और सब इंस्पेक्टर रमेश साहनी को तत्काल प्रभाव से लाइन हाजिर कर दिया। साथ ही पूरे मामले की जांच बांगरमऊ के सीओ को सौंप दी। वहीं थानेदार रमेश साहनी के मुताबिक तस्वीरें 2 साल पुरानी हैं। उन्हें घर खरीदना था और तब उन्होंने कुछ पैसों की व्यवस्था की थी। ये फोटो तभी के हैं, अब ये कैसे वायरल हो गए उन्हें नहीं पता। और अब समय है आपकी सेहत से जुड़ी अहम जानकारी देने का। अगर आप भी कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो इस खबर को देखना आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक पीने से कैंसर भी हो सकता है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक्स में जो मिठास होती है उससे सबसे ज्यादा कैंसर का खतरा है। कोल्ड ड्रिंक्स में खतरनाक एस्पार्टम स्वीटनर मिलाया जाता है। एस्पार्टम स्वीटनर से कैंसर की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। कोल्ड ड्रिंक की कैन में 10 से 12 चम्मच के बराबरी चीनी भी होती है और यह खतरा सबसे ज्यादा भारत के लोगों पर मंडरा रहा है, क्योंकि ब्रिटेन, फ्रांस की तुलना में भारत में बिकने वाली कोल्ड ड्रिंक्स में 3 गुना चीनी होती है। 350 ml की कोल्ड ड्रिंक में करीब 10 से 12 चम्मच चीनी मिली होती है, जबकि इंडिया में पिछले 5 सालों में कोल्ड ड्रिंक की खपत लगभग 2 गुनी हो चुकी है। इसलिए अगर ये आप जानते हैं तो आने वाले खतरे को टालना जरूरी है और कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत छोड़ना भी उस खतरे को टालने के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। खबरों में अब आगे आज की 5 और ट्रेंडिंग खबरें दिखाते हैं 1 मिनट में बिग एंड बोल्ड क्विक के जरिए। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन शेयर मार्केट में नया रिकॉर्ड बना। सेंसेक्स ऑल टाइम हाई करीब 800 पॉइंट चढ़कर 64,719 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 19,200 तक पहुंचकर 19,189 पर बंद हुआ। सर्राफा बाजार में आज सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। गोल्ड की कीमत 58,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार रही, वहीं सिल्वर 68,000 रुपए प्रति किलो से ज्यादा रही। फिलहाल वक्त ब्रेक के बाद लौटेंगे तो दिखाएंगे आपको बिग एंड बोल्ड में आज जमीन छुड़ाई माफिया से घर गरीब का फैसला योगी का। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने प्रयागराज माफियाओं को टेंशन बढ़ा दी। अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर जिन 76 फ्लैट को तैयार किया उनकी चाबी आज सीएम योगी ने सौंप दी। अतीक के गढ़ रहे लूकरगंज से सीएम ने ऐलान कर दिया कि ये महज शुरुआत है, अभी हजारों मकान ऐसी ही जमीन पर तैयार किए जाने। योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट माफियाओं के अहंकार पर बड़ी चोट है। इससे पहले ज्यादा डैमेज पहुंचाने वाला है अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को। कैसे योगी का फैसला उत्तर प्रदेश में नया इतिहास लिख रहा है, दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए आपको। पवित्र भाव है। हमारे सभी उत्तर प्रदेश के विकास प्राधिकरण अगले 1 वर्ष के अंदर इस प्रकार की योजना अपने अपने यहाँ और उसमें भी विशेष रूप से माफियाओं से मुक्त कराई गई। जमीन माफिया की होगी मगर उसमें रहने वाले गरीब होंगे। ये आदित्यनाथ योगी का वो प्लान जिसने अतीक फैमिली को बेचैन कर दिया। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने 1500 फ्लैट तैयार करने का प्रस्ताव भेज दिया, जिसमें 700 फ्लैट तैयार करने की डेडलाइन 2025 से पहले रखी गई। बताया जा रहा है कि जो 76 फ्लैट्स लूकरगंज इलाके में तैयार किए गए, उन्हीं की तर्ज पर योगी के इस प्लान को एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसके अलावा 10,000 की क्षमता वाले कन्वेंशन सेंटर भी प्रयागराज में माफिया की जमीन पर तैयार होंगे, जिनका डीपीआर करने का निर्देश जारी कर दिया गया। यहाँ पर अधिवक्ता बहुत
में संख्या में रहते हैं, उनके लिए भी आवास की एक स्कीम निकाले, पत्रकारों के लिए भी एक स्कीम निकाले, चिकित्सकों के लिए भी निकाले और अलग अलग तबके के लोग, अध्यापकों के लिए एक स्कीम निकाले। हम स्लम जो बस्तियां हैं उनको भी अच्छा जीवन उनका दे, ईज ऑफ लिविंग का लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करें। इस दिशा में हमें प्रधानमंत्री मोदी जी के जन के रूप कार्यक्रम को आगे बढ़ाना होगा। सीएम योगी का ये प्रोजेक्ट यूपी के किन किन माफियाओं को करंट देने वाला है, पूरी लिस्ट बताएंगे, मगर पहले जानिए कि कैसे अतीक अहमद का नामो निशान मिटाए जाने का पूरा रोड मैप योगी ने तैयार किया। यूपी में माफियाओं की 500 करोड़ की संपत्ति सरकारी खजाने में आएगी, जिसमें से अकेले अतीक अहमद एंड गैंग की करीब 345 करोड़ रुपए की संपत्ति है। यह कार्रवाई योगी सरकार ने बीते सालों में की। प्रशासन का दावा यह कि अतीक फैमिली ने इस अवैध संपत्ति का कोई सोर्स नहीं बताया, जिसके बाद अब इसका क्या होगा ये तय सीएम योगी करेंगे। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक अतीक अहमद के अवैध कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर तैयार 76 फ्लैट्स महज शुरुआत है। पीडीए का दावा ये कि करीब 50 से ज्यादा ऐसी जगहें जिन्हें कब्जा मुक्त कर लिया गया, जिन्हें अतीक ने या तो जबरन या डरा धमकाकर कम दामों में अपने नाम में लिखा लिया था। इनमें से झूसी में 128 करोड़ की वो जगह जहां कोल्ड स्टोरेज को ध्वस्त किया गया, करेली में 18 प्लॉट जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपए, कसारी मसारी में पुश्तैनी मकान कीमत करीब 6 करोड़ रुपए, धूमनगंज इलाके में 150 बीघा जमीन जिसकी रकम करोड़ों में, देवघाट झलवा में अशरफ के कब्जे वाली जमीन जिसकी रकम 7 करोड़ रुपए। अतीक अहमद की प्रयागराज में ही करीब 2000 करोड़ की संपत्ति है जिस पर एक्शन लिया जा चुका है और माना जा रहा है कि इनमें से बहुतों पर मकान तैयार किए जाएंगे। पीडीए की प्लानिंग के मुताबिक पीएम आवास योजना के तहत नैनी में 400 फ्लैट्स, झूसी में 500 फ्लैट्स का निर्माण होना है और इसी तरह झलवा में 300 फ्लैट, चकिया, फाफामऊ और सुलेम सराय में 100 फ्लैट बनाने की तैयारी है। जांच के दौरान सामने यह आया कि संपत्ति अतीक अहमद की नहीं थी, बल्कि उसने अपनी दबंगई के चलते इन पर कब्जा किया और फिर बाद में उसकी फैमिली और करीबियों ने मकान बनवा लिए। प्रयागराज में लूकरगंज के अलावा माफिया डॉन अतीक अहमद की कुछ और ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे अब मुक्त कराने के साथ ही उस पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे और उन्हीं जो संपत्तियां हैं, जो उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनमें से एक है चकिया की ये प्रॉपर्टी जिस पर लंबे समय तक अतीक अहमद और उसके परिवार का कब्जा था। लेकिन 3 साल पहले योगी सरकार ने उस कब्जे को मुक्त कराया और बाकायदे अब यहाँ पर यह आदेश साफ तौर पर लिख दिया गया है कि उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया के तहत इसको एक तरीके से जब्त कर लिया गया है, कुर्क कर लिया गया है। और अब कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर आने वाले दिनों में इस प्रॉपर्टी पर बाकायदे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों और जरूरतमंदों के लिए फ्लैट्स तैयार किए जाएंगे। अतीक अहमद का घोषित तौर पर आर्थिक साम्राज्य 11,000 करोड़ से ज्यादा का, इनमें 1700 करोड़ की संपत्ति बीते 3 सालों में मिट्टी में मिल चुकी है। इसके अलावा प्रयागराज में 50 करोड़, लखनऊ में 20 करोड़ और नोएडा में 30 करोड़ की अवैध संपत्ति की पहचान ईडी ने कर ली और कार्रवाई जल्द की जाएगी। माना जा रहा है कि माफिया की इस जमीन पर भी प्रयागराज की तरह आशियाना बनाया जा सकता है और ये प्रोजेक्ट यूपी के हर जिले में चलाया जा सकता है। मैं इस अवसर पर सभी विकास प्राधिकरणों से कहूंगा, वे भी अपनी माफियाओं से छुड़ाई गई जमीनों पर ऐसे गरीबों के लिए आशियाना बना करके आयोजन माननीय जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में करवा करके उन गरीबों को उनका अधिकार देने का कार्य करेंगे तो यह लोगों के मन में एक नया विश्वास पैदा करेगा। सीएम योगी ने जिस लकीर को खींचा वो अपने आप में मिसाल है। माफियाओं की जमीन पर इमारत बनाने की बात तो दूर, सरकारों ने उसे जब्त करने की कोशिश भी नहीं की थी, मगर योगी ने यूपी को माफिया मुक्त बनाने के साथ साथ उनके नामो निशान को मिटाने का संकल्प लिया
और यही वजह कि उनके इस ऐलान से अतीक एंड फैमिली के बाद मुख्तार को जोरदार करंट लगा। जेल में बैठा मुख्तार ये सोचकर परेशान है कि उसकी 586 करोड़ की जिस संपत्ति को जब्त किया जा चुका है, क्या उस पर भी इसी तरह के गरीबों के लिए फ्लैट बनेंगे? क्योंकि गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, लखनऊ और वाराणसी में भी अब ऐसी बेनामी प्रॉपर्टी हैं जो मुख्तार ने दबंगई के चलते हासिल की थी। सिर्फ अतीक अहमद या मुख्तार नहीं बल्कि यूपी के जितने भी माफिया जेल में बंद हैं या बाहर हैं, उनकी अवैध प्रॉपर्टी पर ऐसा ही प्रोजेक्ट चलाया जा सकता है। मेरठ के इनामी गैंगस्टर यशपाल की 153 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। बहराइच के 1 लाख के इनामी भू माफिया देवेंद्र सिंह की 110 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। प्रयागराज की माफिया दिलीप मिश्र की 32 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया। आजमगढ़ के ध्रुव कुमार सिंह और कुंटू सिंह की 20 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने जब्त किया। फर्रुखाबाद के अनुपम दुबे की कुल 19 करोड़ 40 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। पश्चिम उत्तर प्रदेश के खतरनाक माफिया सुनील राठी की 12 करोड़ की संपत्ति कुर्क हो चुकी है। 2024 के चुनाव से पहले योगी सरकार ने जिस तरह गरीबों को आशियाने दिए और आगे की तैयारी कर रही है, उससे न सिर्फ माफिया बल्कि विपक्षी भी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर चीज को इवेंट बनाना जानती है। जब उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमराई है, जब उत्तर प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है, तो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बड़े दलित नेताओं को गोली मारी जाती है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद पुलिस को मारते हैं और बदले में पूरा थाना ट्रांसफर हो जाता है। अन्य कई राज्य सरकारें भी अब इससे प्रेरणा लेंगी, पहल करके ऐसे ही इस मार्ग पर चलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो राह दिखाने वाला राज्य है और उत्तर प्रदेश ने कई ऐसे काम किए हैं जिसको बाद में लोगों ने फॉलो किया है। उत्तर प्रदेश में तो ये अभियान लगातार जारी रहेगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों को साकार करते हुए हर घर व्यक्ति को पक्का घर मिले और पक्के घर में तमाम तरह की सुविधाएं उसको मिले, ये जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसको आज योगी आदित्यनाथ जी अक्षरशः लागू करने का काम कर रहे हैं। योगी ने यूपी में अब तक गरीबों को 54 लाख मकान दिलाए, जो कि पीएम शहरी आवास योजना का हिस्सा है। अब 10 लाख और मकान दिलाने का वादा किया, जिनमें से बहुत माफियाओं की जमीन पर तैयार होंगे। इन्हें हासिल करने वाले हिंदू भी होंगे और मुसलमान भी होंगे। गौर करने वाली बात यह कि जिन्हें फ्लैट्स की चाबी दी जाएगी, उनसे फ्लैट की रकम एक मुश्त नहीं बल्कि किश्तों के हिसाब से जमा करनी पड़ेगी। योगी की तरफ से दी गई राहत रिटर्न में गरीबों की तरफ से दुआएं दे रही है। क्या इसी तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए ऐसे। अतीक अहमद को मार दिया गया, हमसे कोई मतलब नहीं, कभी कोई लेना देना नहीं, कोई उससे नहीं। क्या कहेंगी जिस तरीके से माफिया डॉन अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई और अब जो जमीनें हैं वहां पर आप लोग के लिए मकान बनाए जा रहे हैं? हाँ, बहुत अच्छा। कहते हैं कि किसी भी राज्य का विकास तभी होता है जब वो अपराध से मुक्त होता है। योगी ने यूपी की अर्थव्यवस्था का जो 1 ट्रिलियन वाला टारगेट रखा, उसे पूरा करने के लिए वो माफियाओं को चौतरफा चोट दे रहे हैं और शुरुआत प्रयागराज से और गूंज पूरे देश में। संदेश साफ तौर पे है कि जो भी माफिया होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। न सिर्फ उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी बल्कि जो उसकी अवैध प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त किया जाएगा, और न सिर्फ जब्त किया जाएगा बल्कि वहां पर बाकायदे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मकान भी तैयार किए जाएंगे। प्रयागराज से अतिकेश के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नाउ, नव भारत।